हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर हो, क्लर्क हो, ओके, उसका ड्राइवर हो और फायरमैन हो। तो देखिए क्लर्क में कौन कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, ओके। और ड्राइवर में देखिए व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है। तो उसमें हम जो जीके जीएस का जो टेस्ट श्रृंखला चला रहे हैं, टेस्ट श्रृंखला का जो सीरीज चल रहा है जीके जीएस का, तो उसमें हम जो है टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 6 तक क्या है अपलोड कर चुके हैं वीडियो। और ये जो है टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। कौन सा है? टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होगा। और पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो आया था इसी जो तरीका पर आया था, इसी तरीका पे क्वेश्चन आया था, ओके। तो देखिए जब आपका एग्जाम होगा डीआरडीओ का, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 75। 75 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो आएगा, 20 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा। 20 क्वेश्चन किसका आएगा? जीके जीएस का आएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए, तो हम जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जीके जीएस में क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑप्शन बता दिए और ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन बता दिए, ऑप्शन टिक कर दिए और चल दिया, ऐसे नहीं है। क्या है कि इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जब आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक क्वेश्चन को 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो ऐसे क्या होता है कि आपको मतलब क्या माइंड विकसित हो जाएगा। और जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखिएगा, टिक कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि हम स्टडी विद क्रेजी गुरु में क्वेश्चन बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, तो क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए, इससे पहले आपको थोड़ा सा विशेष जानकारी और दे देते हैं। देखिए जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज आ रहा है, इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज अपलोड मतलब जो क्वेश्चन सेट है नाउन प्रोनाउन, नाउन का सेट कर दिया गया है, और प्रोनाउन का भी आएगा, और उसी तरह सिलेबस उस तरह आएगा, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आपका रीजनिंग का भी चल रहा है क्लास, रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, और मैथ का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो मैथ का भी क्लास जो होगा जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, जब हम आपको जीके जीएस का क्वेश्चन बताते हैं, तो उसमें क्या है कि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास में तुगलक वंश तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब सैयद वंश आएगा, उसके बाद लोधी वंश आएगा, उसके बाद अर्थव्यवस्था आएगा, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य करेंगे, और उसके बाद मुगल काल में आ जाएंगे, ओके। तो उसके बाद आधुनिक भारत स्टार्ट कर देंगे। और जब हिस्ट्री खत्म कर देंगे प्राचीन भारत के बाद, तो पॉलिटी का भी इसी तरह सीरीज लाएंगे। तो वो आप देखिए, और अच्छा लगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्या है कि आप लोग शेयर ज़्यादा करते नहीं है, तो क्या करना है, शेयर जरूर कीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। तो क्वेश्चन पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जो सीरीज है, तो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 40 तक, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो भारत का अंतरिक्ष स्पेस है, जो अंतरिक्ष का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, स्पेस होता है, ओके। तो भारत का जो अंतरिक्ष रॉकेट है, लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है, कहाँ से लॉन्च किया जाता है? तो कहाँ से लॉन्च किया जाता है आप लोग जानते होंगे, श्रीहरिकोटा। कहाँ? श्रीहरिकोटा। और कहाँ है ये? देखिए आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ओके। आंध्र देखिए प्रदेश में है, ओके। तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि इसरो का प्रमुख केंद्र है। किसका प्रमुख केंद्र है? देखिए हम आपको बताते हैं, अभी इसरो के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी क्या है, एग्जाम में इसरो के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के पूर्वी तट पर, कहाँ पे, जो आंध्र प्रदेश है, जो श्रीहरिकोटा है, उसके पूर्वी तट पर स्थित है, ओके। और वहां से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, ओके। उसके बाद देखिए मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF हासन इनसैट, जो उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियां पर क्या किया जाता है, निगरानी किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर नियंत्रण भी किया जाता है, ओके। कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र के पास है। तो किसके पास है? MCF, जो कि मुख्य नियंत्रण सुविधा जो है, जो हासन इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद, मतलब यदि कोई उपग्रह को प्रक्षेपण किया जाता है, तो उस पर निगरानी किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाएगा उस पर, तो किसके पास है? तो वो है कर्नाटक के जो हासन, एक मिनट देखिए, कर्नाटक के जो हासन स्थित मुख्य नियंत्रक सुविधा है ना, केंद्र जो है,
उसके पास है। कर्नाटक के हासन मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र के पास है, जो कि MCF से जो उपग्रह को लॉन्च किया जाता है उसको नियंत्रित एवं निगरानी करता है। तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए MCF बताए, तो MCF का फुल फॉर्म आपको पता है ना, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछते तो क्या होगा, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ओके। और उसके बाद देखिए देखिए जो व्हीलर आइलैंड है, जो व्हीलर द्वीप है, तो व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। कब, 2015 ईस्वी में। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछ देता है, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है कब, 2015 ईस्वी में। ओके। तो चलिए थोड़ा सा इसरो के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसरो से क्वेश्चन पूछता है तो इसरो के बारे में तो देख लेंगे ना। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। उसके बाद देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। तो ये याद कर लीजिएगा, कब स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, देखिए इसका हेड क्वार्टर है कहाँ, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में है। ओके। तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, बेंगलुरु में है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसरो का वो कौन है, तो देखिए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ है। कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ है। तो क्या एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये सब पुराना क्वेश्चन हो गया, मतलब पुराना तरीका था क्वेश्चन पूछने का, जो इसरो के अध्यक्ष कौन है। अभी आपसे पूछेगा जो इसरो के जो अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ, वो कितने नंबर का है, तो कितने नंबर का है, 10वें नंबर का है। ओके। और उनसे पहले कौन थे, के सिवान थे। तो के सिवान के कार्यकाल खत्म हो गया, तो उसके बाद कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ बनाए गए हैं। और कितने नंबर का है, 10वें नंबर का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में इतना जानकारी हो गया। 22 का क्वेश्चन देखिए, देखिए 22 का क्वेश्चन आप लोग सब जानते होंगे। पानीपत की जो पहली लड़ाई है, बाबर ने जो पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, तो आप लोग जानते होंगे जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश था। ओके। तो 5 वंश में जो लास्ट वंश था कौन, लोधी वंश। तो लोधी वंश के शासक था कौन, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराया था और मुगल वंश की स्थापना कर दिया 1526 ईस्वी में। इतना समझ गया। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत के द्वितीय युद्ध, तो 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। और तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। उसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी और मराठा का जो वंश था वो पूरी तरह विघटित हो गया था। कौन, क्या, मराठा। मराठा का पूरा विनाश हो गया। नहीं तो एक समय बोला जाता था जो मराठा जो है भारत में उभरती हुई शक्ति के रूप में, मतलब क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। यदि मराठा जीत जाता तो भारत पे आधिपत्य ज्यादा किसका हो जाता है, मराठा का हो जाता। लेकिन उस युद्ध में मतलब पूरा निर्णायक हार हो गई मराठा का। ओके फ्रेंड्स। तो जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना तब आपको हम बताएंगे कैसे आपको मतलब उसका पूरा मतलब आपका हिस्ट्री बताएंगे। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए शेर शाह सूरी के बारे में तो आप जानते होंगे। शेर, जब ऑप्शन में जो थोड़ा देख लेते हैं, जब नाम दिया हुआ है तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी कौन था, सूर्यवंश का स्थापना किया था। कब किया था, 1540 ईस्वी में। देखिए हुमायूं को हराया था। जब हुमायूं जब भारत से भाग गया तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली पर। तो दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, तो शेरशाह सूरी का हो गया और सूर्यवंश का स्थापना कर दिया था। लेकिन उसका जो मृत्यु हो गया 1545 ईस्वी में हुआ। तो कितना साल शासक किया, 5 साल ही शासक किया। ओके। और उसका जो मतलब उत्तराधिकारी था 1555 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद फिर 1555 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं फिर वापस आता है, युद्ध जीतता है और मुगल वंश की फिर से मतलब क्या करता है, विस्तार कर देता है। ओके फ्रेंड्स। तो जब हम मुगल वंश पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको पूरा बताएंगे। उसके बाद चलिए सिकंदर लोदी भी दिया हुआ आपको, ये सर सिकंदर लोदी के बारे में बताइए। देखिए आपको तो हम बताए थे ना, जब मध्यकालीन भारत पढ़ाते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का जो एक सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, तो वो भी जो है जजिया कर लगाया था
और सिकंदर लोदी भी जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या था? जो गैर मुसलमान, मतलब कि जो ब्राह्मण से लिया जाने वाला कर था। क्या? ब्राह्मण से लिया जाने वाला कर था, जिसको 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और उसको समाप्त कब किया? उत्तर मुगल काल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें जो शासक आया था मोहम्मद शाह रंगीला, तो उसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। क्या? पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो आप भारत पर अरबों का आक्रमण का वीडियो हम बना चुके हैं मध्यकालीन भारत में, उसमें जाके आप वीडियो देखिए। उसके बाद आपका डाउट नहीं क्लियर होगा तब आप बताइएगा। उसमें आपको हम जजिया कर के बारे में, उसका जो इतिहास है, कौन कौन स्टार्ट किया, अकबर स्टार्ट किया, बंद किया, फिर फरुखसियर किया, उससे पहले औरंगजेब भी किया था। ओके फ्रेंड्स, तो सब क्वेश्चन हम जो है जो पॉइंट है सब डिस्कस किए हुए हैं, तो वो वीडियो देखिएगा। आपका जो प्रॉब्लम है दिमाग में, जितना भी आपका जजिया कर के बारे में आपको डाउट है, सब क्लियर हो जाएगा। तो कहाँ देखना है? वो जाके देखिए। चलिए, राणा सांगा के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। राणा सांगा है ना, देखिए आप राणा सांगा के बारे में आप जानते होंगे। खानवा का युद्ध जानते हैं आप? खानवा का युद्ध 1500 कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। ओके, कब? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो उसमें ये था, उसमें राणा सांगा की हार हो गई थी। ओके, बाबर क्या हो जाता है? बाबर जीत जाता है। तो इतना समझ गए। राणा सांगा जो थे कौन वंश से थे? तो राणा सांगा जो थे सिसोदिया वंश से थे। कौन वंश से? सिसोदिया वंश से। सिसोदिया वंश का जो पुरानी शाखा था उसका नाम था गोहिल वंश। ओके, गोहिल वंश से ही सिसोदिया वंश बना था राणा रतन सिंह के बाद। देखिए, यदि राजस्थान वाले स्टूडेंट यदि ये वीडियो देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि नहीं, क्योंकि उनको पूरा पढ़ना है गोहिल वंश के बारे में, सिसोदिया वंश के बारे में, मारवाड़ वंश के बारे में उनको पूरा पढ़ना है। तो राजस्थान वाले को पूरा पता रहता है, क्योंकि उनको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है राजस्थान का। ओके, इतना समझ गए आप? तो राणा सांगा कहाँ शासन करते थे? तो मेवाड़। मेवाड़ में किधर? उदयपुर। उदयपुर को आप जानते हैं ना, झीलों की नगरी उदयपुर। ओके, तो आप जाइए उदयपुर। उदयपुर में आपका सज्जनगढ़ किला है, तो आप एक बार सज्जनगढ़ किला भी घूमिए। ओके, तो इतना समझ गए आप? चलिए, तो इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते देखिए, बाबर जब शासन भारत पर आक्रमण किया था, पानीपत की लड़ाई के बाद 3 और लड़ाई लड़ा था। जब आपको मुगल वंश पढ़ाएंगे तब बताएंगे। देखिए कौन कौन लड़ाई लड़ा था? पानीपत का लड़ाई, खानवा का लड़ाई, उसके बाद चंदेरी का लड़ाई और घाघरा का लड़ाई। ओके, तो इतना लड़ा था। तो समझ गए। उसके बाद उसको 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 4 युद्ध लड़ा, 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया और 1530 में मृत्यु हो गए। तो इतना आप समझ गए ना। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, आपको बता दें, ये तो बता दिए 1526 में लड़ी गई थी। थोड़ा सिकंदर लोदी के बारे में देखिए। 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया। देखिए, हम जब लोदी वंश पढ़ाएंगे ना, सैयद वंश के बाद, तब आपको हम सिकंदर लोदी के बारे में बता देंगे। और इससे पहले भी हम टेस्ट सीरीज बताए हैं, तो उसमें भी सिकंदर लोदी के बारे में बताया आपको। तो आपको सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा और बता दें। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में क्या बनाता है? आगरा को राजधानी बनाता है। क्या? राजधानी बनाता है। और वो फारसी कविता भी लिखता था सिकंदर लोदी। तो किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम के शीर्षक से फारसी कविता भी लिखता था। तो इतना आप समझ गए 22 के बारे में। उसके बाद आपको बता दिए ये सब द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। चलिए 23 के क्वेश्चन पे आते हैं। 23 का क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहता है। देखिए, ये मत कीजिए, जब तक आप स्टूडेंट है तो क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। ये नहीं कि सर हाँ हाँ ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ, और जब एग्जाम आया तो वही माइनर मिस्टेक हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनर मिस्टेक। वही माइनर मिस्टेक है जो आपको मतलब बहुत पीछे धकेल देगा। ओके, आप मेरिट में आने से बहुत पीछे निकल जाइएगा। तो आपको माइनर मिस्टेक नहीं करना है, और जो सब कर ले क्वेश्चन वो तो आपको करना है। आपको हम कितना बार बताए हैं, जो सब क्वेश्चन करे, यदि इजी क्वेश्चन हो एग्जाम में तो वो आपको करना है। ओके, और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे, यदि आपको लगे से हाँ कुछ नया क्वेश्चन है जो थोड़ा हम कभी नहीं पढ़े हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट का सीखिए। किसका? ऑप्शन एलिमिनेट का क्वेश्चन सीखिए। जब ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होता है? जब जितना भी क्वेश्चन को आप जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ऑप्शन एलिमिनेट खुद हो जाएगा। ओके, शुरू में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था?
जो देखिए जहांगीर देखिए कब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जहांगीर शासक बन जाता है। ओके, लेकिन 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है। कब? 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है। तो क्या करता है कि जो जेम्स प्रथम है, जो अपना जो राजदूत है, वो अकबर के शासनकाल में ही भेजता है। से अकबर जो पत्र था अकबर के नाम पे था, लेकिन उस 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर शासक बनता है, उसको सलीम भी बोलते हैं। और 1608 ईस्वी में वो मुगल दरबार में आया। कौन? जो विलियम हॉकिंस था। ओके, ऑप्शन डी है। तो उस समय कौन था शासक? जहांगीर था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? दरबार जो राजदूत था विलियम हॉकिंस। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं 23 का। देखिए आपको बता दिए ना 1608 ईस्वी, 1608 लास्ट में 9 में आया था, 1608-9 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ओके, इतना आप समझ गए। और आपको बता दें, देखिए 1608-9 में वो आया था जो हॉकिंस था। एक आया था उसका नाम था सर टॉमस रो। ओके, तो सर टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में जो जेम्स प्रथम ही था सम्राट जो था, जो अपना राजदूत था, वो कहाँ भेजा? जहांगीर के दरबार में भेजा। तो जो हॉकिंस था वो आया था अकबर से का पत्र लेके, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में हो गया, तो जहांगीर में आया 1609 ईस्वी में। और सर थॉमस रो है जो 1615 ईस्वी में आया। इतना समझ गए। चलिए देखिए, जब हम जब हम जहांगीर के बारे में बताएं तो देखिए जहांगीर से भी क्वेश्चन पूछ देता है। जब मुगल काल पढ़ाएंगे ना तो एग्जाम में देखिए एक एक क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत अच्छा है। आपसे पूरा नाम पूछ देगा, बोलेगा चलिए ठीक है आप अकबर का पूरा नाम बताइए, बाबर का पूरा नाम बताइए, शाहजहां का पूरा नाम बताइए। तो ये नहीं जानिएगा तो कैसे होगा? देखिए जब वो गद्दी पर बैठा था, ओके, तो उसका पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ओके, तो इतना समझ आएगा। इतना आप कॉपी में पेन डाउन कर लीजिए, इसलिए 2 बार हम बता दिए हैं। ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा जो मुगल काल में जो चित्रकला का है, जो अपने मतलब स्वर्ण युग, क्या कहता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था? तो किसके शासनकाल में था? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है डीआरडीओ हुआ, बीपीएससी होगा, ये सब चाहे एसएससी होगा, कोई भी एग्जाम हो तो सब में आता है क्वेश्चन। ओके, तो डीआरडीओ वाले आप जो जितना भी एग्जाम का क्लर्क होगा, ड्राइवर, फायरमैन, स्टेनोग्राफर, जो भी हो, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे चित्रकला का जो स्वर्ण युग था जहांगीर के था, जहांगीर के शासनकाल में स्वर्ण युग था। ओके, और जहांगीर बोलता था कि यदि हम कोई भी, जैसे में पक्षी हो गया, यदि पक्षी का कोई चित्र बनाता है तो उसका आंख हम देख लेंगे तो हम बता देंगे कि जो ये चित्र है वो कौन सा चित्रकार बनाया है। ओके, और यदि आप किसी स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग पूछे मुगल काल में तो कौन था? वो था शाहजहां। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जब मुगल काल पढ़ाएंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए जहांगीर के शासनकाल में ही विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे कौन यूरोपीय यात्री थे। कौन थे? यूरोपीय यात्री जो थे वो भारत आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री भारत कौन कौन आया था? विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। ओके, उसके बाद देखिए आपको तो बता दिए, जब हम आपको आधुनिक भारत पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे आपको, हम पुर्तगाल हो गया, अंग्रेज हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया। तो भारत पर कब कब उनका आगमन हुआ, कौन कौन सा मतलब मतलब फैक्ट्री का स्थापना कब किया, ये सब क्वेश्चन खूब आता है। तो ये सब क्वेश्चन जब हम प्राचीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन भारत के बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए अब इसमें बता रहे हैं आपको 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाता है। कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? अंग्रेज लगाता है। कब? सूरत में 1608 ईस्वी में। ओके, और जो हॉकिंस आया था उसको जहांगीर जो है 400 का मनसब देता है। कितना का? 400 का मनसब देता है। ओके, इतना समझ गए। चलिए अब हम 23 का तो आपको बता दिए। देखिए 400 का मनसब देता है और खान की उपाधि देता है। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, है ना, यहाँ पे देखिए खान की उपाधि देता है। तो याद कर लीजिए 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था और जहांगीर शासक था। तो जहांगीर जो है खान की उपाधि देता है। किसको उपाधि देता है? खान की उपाधि
विलियम हॉकिंस को खाने की उपाधि देता है और 400 का मनसब देता है। कितना? 400 का मनसब देता है। ओके, चलिए ठीक है। फिर 23 हो गया। 24 पे आते हैं। देखिए 24 क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम अभी तुगलक वंश तक पढ़ा दिए हैं, दास वंश पढ़ा दिए हैं, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ा दिए हैं, फिर तुगलक वंश पढ़ा दिए हैं। तो वो वीडियो जाके आप देखिए, उसके बाद डाउट क्लियर नहीं होगा ना, तब आप बताइएगा। ये क्वेश्चन हम बताए वहाँ पे। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया है? तो कौन किया है? गयासुद्दीन तुगलक किया है। और तुगलक वंश का जो शासनकाल था 1320 से लेके कब तक चला था? 1412 ईस्वी तक चला था। कब? 1412 ईस्वी तक चला था। देखिए कितना आपको बोलेगा, कोई कोई किताब का था 1398 ईस्वी में ही, मतलब जो तुगलक वंश का है वो शासन खत्म हो गया था। देखिए आपको, अब तुगलक वंश देखिए 1398 ईस्वी में जो तैमूर लंग है वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। ओके, और दिल्ली को पूरी तरह तबाह कर देता है। और जो उस समय वहाँ का जो क्या नाम था, शासक था तुगलक वंश का, तो वो सही से शासन नहीं कर पाता था। लेकिन उसकी मृत्यु जो है 1412 ईस्वी में हुआ था। तो 1412 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सैयद वंश का स्थापना खिरज खां ने किया था। खिरज खां क्यों किया था? देखिए जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग का बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। तो तैमूर लंग का जब सहयोग किया तो वो जो जितना भी क्षेत्र वो भारत में विजित किया था, मतलब जीता था, वो किसको दे दिया? खिरज खां को दे दिया कि तुम यहाँ जीतो, मतलब शासन करो, राज्यपाल वहाँ नियुक्त किया, शासन करो, और जितना भी कर हो आप हमको वहाँ पहुँचा दोगे। वही ईरान हो गया, सीरिया हो गया, जहाँ रहता था वहाँ पे। ओके, तो इतना समझ गए। तो जब 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सैयद वंश का स्थापना कर देता है। तो अगला वीडियो जो आएगा सैयद वंश पे ही आएगा, मध्यकालीन भारत का, तो आप देखिए वहाँ पे। तो इसका आंसर कौन सा है? गयासुद्दीन तुगलक है। इतना समझ गए ना? चलिए आपको बता दें, सिकंदर लोदी के बारे में तो अभी हम बता ही दिए। अलाउद्दीन खिलजी, आप मध्यकालीन भारत में जाइए, 1296 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। ओके, जलालुद्दीन खिलजी के बाद। इतना समझ गए, 1316 ईस्वी तक। और रजिया सुल्तान के बारे में बता दिए, 1236 से 1240 ईस्वी तक वो शासन किए थे। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत की महिला, जो महिला शासिका थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ओके, 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। ओके, कैथल में हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो जब वो अपने भाई बहराम शाह से युद्ध हार जाती है तो वो और उसका पति का नाम क्या था? अल्तुनिया था, जो कि भटिंडा का शासक था। तो अल्तुनिया और जो रजिया सुल्तान थी वो कुछ सरदारों के साथ दिल्ली छोड़ के जा रहे थे। तो उसी रास्ते में कैथल में कुछ डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। इतना हम बता दिए थे। मध्यकालीन भारत देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो आपको देखिए, आपको तो हम बताए थे 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था। कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। ओके, उसके बाद आपको हम सब बता दिए हैं। गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई की नहर व्यवस्था करने वाला प्रथम सुल्तान था। ओके, और आपसे पूछ दे, नहरों का सर्वाधिक जाल या नहर तंत्र फैलाने वाला दृष्टिकोण से फिरोज शाह तुगलक सबसे महत्वपूर्ण था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है, कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक होता है। और बोला जाता है कि इसे मतलब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। कितना गुलाम था? 1,80,000, लगभग 1,80,000 गुलाम रखा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो इतना समझ गए। चलिए अब आते हैं हम 25 का क्वेश्चन। ओके, तो 25 का क्वेश्चन बोलता है, दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं? तो अमेजन द्रोणी में दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में विषवतीय वर्षा वन पाया जाता है। कौन सा? विषवतीय वर्षा वन कहा जाता है। ओके, तो चलिए विषवतीय वर्षा वन क्या होता है? देखिए इसका जो स्थानीय नाम होता है, जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन श्रेणी में बोला जाता है स्थानीय नाम, उसको क्या कहा जाता है? सिलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देख लीजिए, सिलवास कहा जाता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल बताइए कुछ जो वहाँ पे वन पाया जाता है। तो देखिए महोगनी हो गया, सिनकोना हो गया, रबर हो गया, तार हो गया, सब जो है उस
मतलब उसमें 1 पाया जाता है अमेजन द्रोणी में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं 25 का। देखिए आपको बता दिए जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में विषुवतीय वर्षावन पाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए अमेजन नदी की द्रोणी जो होती है विषुवत वृत्त के क्या होती है, निकट होती है। अतः यहाँ की जलवायु कैसी होती है, विषुवतीय होती है। ओके, और यहाँ पे विषुवतीय वर्षावन पाया जाता है। और हम आपको बता दिए स्थानीय नाम क्या है, सिलवास है। और एग्जाम्पल क्या है जो वहाँ पे वन पाए जाते हैं, महोगनी, रबर, सिनकोना, तार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए एक चीज़ और आपसे पूछ देगा, अमेजन वन जो है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजन वन को पाया जाता है, क्योंकि अमेजन वन है बहुत बड़ी वन होती है, वहाँ जो क्षेत्रफल है उसका अमेजन क्षेत्र का वो बड़ी होती है और बहुत सारा वृक्ष पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, इसीलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए जो पूर्वी ब्राज़ील में चौड़ी पत्ती वाली पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आटाकामा के मरुस्थल में नागफनी तथा कंटीले झाड़ियाँ पाई जाती है। यदि कंटीले झाड़ियाँ मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। आप राजस्थान जाइए वहाँ पे आपको बबूल मिल जाएगा, जो कटीली जो झाड़ियाँ वो मिल जाएगा। कटीली झाड़िया का क्या होता है, जो जड़ होता है वो बहुत नीचे तक होता है, मतलब धरती के बहुत नीचे तक होता है, क्योंकि वो पृथ्वी से क्या करता है, जल को अवशोषण करती है जड़ अपने जीने के लिए, तो उसका जो जड़ होता है बहुत नीचे तक होता है। इतना समझ के आप 25 का क्वेश्चन आंसर बी था। चलिए अब 26 का आते हैं, तो 26 का देख लीजिए। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है, नाग। ओके, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। कब इसका प्रक्षेपण किया गया था, 1990 ईस्वी में। कब किया गया था, 1990 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए नाग जो है एंटी टैंक परीक्षण 1990 में हुआ था, वो आपको बता दिए। इसकी मारक क्षमता कितना है, 500 मीटर से 4 किलोमीटर, 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। ओके, उसके बाद देखिए आकाश के बारे में जान लीजिए। जो आकाश है उसका जो मारक क्षमता है कितना है, 30 किलोमीटर है। कितना है, 30 किलोमीटर है। और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जाता है, किससे, मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जाता है। तो उसमें ऑप्शन में आकाश भी था और ऑप्शन ऑप्शन में एक पृथ्वी भी ऑप्शन था। तो पृथ्वी क्या था, देखिए पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक जो प्रक्षेपास्त्र है, मतलब जमीन से जमीन पर मतलब मार करेगा, मतलब कि उसको जमीन से जमीन पर छोड़ा जाएगा, किसको, पृथ्वी को, इसलिए पृथ्वी नाम पड़ा है। ओके, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ओके, और इसका जो मारक क्षमता है कितना है, 350 किलोमीटर तक। बुझाइए कितना किलोमीटर है, 350 किलोमीटर तक है। उतना समझ गए। चलिए आपको अब आते हैं 27 पे। तो 27 का क्वेश्चन देखिए। 27 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब आप क्या करना है, आपको सही से इसको देखिए। ओके, देखिए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, तो क्या होता है, ओजोन होता है। मतलब 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 27 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, और ओजोन जो होता है कहाँ पाया जाता है, देखिए ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, मतलब समताप मंडल में पाया जाता है। ओके, और ये जो होता है तीखे गंध वाली अत्यंत, मतलब क्या होता है, विषैली गैस है। मतलब इसका जो गंध होता है ओजोन का बहुत ही विषैला होता है। क्या होता है, बहुत ही विषैला होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़िए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको याद रहेगा। ओके, तो ओजोन जो होता है जो अत्यंत विषैली गैस होती है। ओके, और जो उसका गंध होता है बहुत ही तीखा होता है। ओके, उसके बाद आपको बता दें एक क्वेश्चन, इसको आप बहुत अच्छा से नोट कर लीजिए। इसका जो सूत्र होता है O3 होता है। ओके, और इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है, कितना होता है घनत्व, 2.14। कितना, 2.14।
यदि आपसे पूछेगा सर हाँ बताइए 2.14, 2.14 याद है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है, मतलब यूनिट तो कुछ होगा ना। देखिए घनत्व का होता है kg/m³। ओके, तो ओजोन का घनत्व कितना होता है 2.14 kg/m³। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं 27 का। देखिए हम अभी कितना क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे ना, से आप देख लीजिएगा एक बार, तब उसके बाद बताइएगा हाँ सर बहुत अच्छा बताए हैं। और क्या है कि आप लेक्चर वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा शेयर कीजिए और थोड़ा कमेंट भी लिखिए सर कैसा वीडियो लगा, या कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दीजिए। तो आप लिखिएगा तब ना एक्स्ट्रा जानकारी दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरे में हमेशा क्या पाया जाता है, ओजोन होता है। तो ऑप्शन सी था, हम बता दिया आपको। उसके बाद देखिए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। तो वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। दो प्रदूषक होता है वायु प्रदूषण में, कौन कौन, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण होता है। ओके, तो देखिए हम आपको बता दें प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है। आप पूछिएगा सर जो प्राथमिक प्रदूषक होता है वो क्या होता है। देखिए कोई प्रदूषक जो होता है एक निश्चित स्रोत से, मतलब कहीं से, मतलब क्या होता है उत्सर्जित होता है, और वायुमंडल में उसी रूप में हो, मतलब चेंज नहीं होगा, वो जिस रूप में उत्सर्जित होगा उसी रूप में पाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक प्रदूषक बोला जाता है। तो बोलिएगा सर इसका थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आप तो जानते होंगे CO2 जानते होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जानते होंगे, SO2 जानते होंगे, और बहुत सारा है। तो इतना आप समझ गए प्राथमिक उत्सर्जक के बारे में, प्राथमिक प्रदूषक के बारे में। चलिए अब द्वितीयक प्रदूषक के बारे में जानते हैं। देखिए द्वितीयक प्रदूषक जो होता है, जो प्राथमिक प्रदूषक जब आपस में रिएक्शन करता है ना, या जो धूलकण पाया जाता है वो जो है प्राथमिक प्रदूषक के साथ रिएक्शन करता है, तो द्वितीयक द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। तो आप बोलिएगा सर इसका थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैन हो गया। ओके, उसके बाद हो जाएगा O3 मतलब ओजोन हो गया, उसके बाद फॉग हो गया, उसके बाद एसिड रेन हो गया। तो इतना आप समझ गए ना इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या था। आपको तो बता दिए प्राथमिक प्राथमिक जो प्रदूषक उसके बारे में बता दिए, द्वितीयक प्रदूषक के बारे में आपको बता दिए। देखिए मनुष्य में इससे आँख, नाक, गले में जलन हो जाती है, और श्वसन जो श्वास लेने में भी दिक्कत, जो कठिनाई होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। चलिए 28 पे आते हैं हम। देखिए 28 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ से 20 से 30%, आपको तो हम सब दिन बताते हैं 20 से 30% जो होता है आपको करंट अफेयर देख के जाना ही पड़ेगा। तो हम जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा तो उससे 20 दिन पहले करंट अफेयर का बहुत अच्छा श्रृंखला लाऊंगा। तो उसमें क्या है कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 महीना का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो कौन सी मुद्रा है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा मुद्रा है, तो पेसो। फिलीपींस में जो मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, पेसो बोला जाता है। आपको जापान के बारे में बताते हैं, जापान में एन बोला जाता है। ओके, चलिए तो फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। ओके, और मनीला में कौन सा हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर है, तो मनीला में जो है मुख्यालय किसका है, ADB। ADB की जो ADB का मुख्यालय कहाँ है, ADB, एक मिनट देखिए, ADB का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, फिलीपींस में है, मतलब मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला में है। चलिए यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा किस देश का राष्ट्रपति या भारत के में राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल की जो बनते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या है जानकारी रखना जरूरी है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, फिलीपींस के राष्ट्रपति है फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस कौन जूनियर। तो कौन सा लास्ट में नाम रखिएगा, मार्कोस, क्या है, मार्कोस जूनियर। ओके फ्रेंड्स, मार्कोस जूनियर। तो इतना आप समझ गए फिलीपींस के बारे में। चलिए तो और देखिए जर्मनी की मुद्रा को क्या बोला जाता है, यूरो बोला जाता है।
जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोला जाता है और जापान की मुद्रा को येन बोला जाता है। क्योंकि पिछला जो टेस्ट सीरीज 6 में लाया था उसमें जापान के बारे में आपको बता दिए हैं। ओके, तो देख लीजिएगा। और यूरो किसे बोला जाता है? यूरो मुद्रा जो है यूरोपियन संघ में 20 देश हैं, यूरोपियन संघ में 20 देश शामिल हैं। तो वहीं पे जो विश्व देश में जो यूरोपियन संघ में मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है उसको यूरो बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, और जापान में येन बोला जाता है और जो जर्मनी का मुद्रा है उसको यूरो कहा जाता है और फिलीपींस की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 जो है किस देश में शुरू हुआ है? ओके, तो याद रखिएगा, एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 किसके बीच में शुरू हुआ है? तो मंगोलिया के बीच में हुआ है। और हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? तो भारत और चाइना के बीच में होता है। ओके, और युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार किसके बीच में होता है? तो अमेरिका के बीच में होता है। इतना आप समझ गए? चलिए, तो देखिए मंगोलिया में जब ये शांति अभ्यास हुआ है तो उसमें जो है जो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कौन किया है? देखिए, भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व किया है जो लद्दाख, क्या है? लद्दाख स्काउट्स का एक दल के द्वारा, जो एक दल के सेना के द्वारा, जो सेना के एक दल है, लद्दाख स्काउट्स के जो सेना के एक दल है उसके द्वारा वहाँ पे मतलब भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया गया है एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में। तो इसका ऑप्शन तो आपको बता दिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं। खबरों में रहा जो कैपस्टोन मिशन है किस एजेंसी से संबंधित है? तो किस एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से। नासा अमेरिका की जो अंतरिक्ष संस्था है। इतना समझ गए? इसरो भारत की अंतरिक्ष संस्था है, आपको बता दिए हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा ये बात। और जाक्सा जो है जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। इतना आप समझ गए? तो कैपस्टोन हो गया। तो कैपस्टोन का फुल फॉर्म आप एक बार गूगल पे सर्च मार लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा नज़र से। ओके, यदि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपको आना चाहिए ना। चलिए, तो नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, नासा का स्थापना कब हुआ था? नासा का स्थापना हुआ था 1958 में। और इसरो का कब हुआ था? 1969 में, मतलब 1969 ईस्वी में, 1969 में हुआ था, 1969 में। और इसका स्थापना हुआ था 1958 मतलब 1958 ईस्वी में। और इसका फुल फॉर्म आप पूछिएगा सर इसका फुल फॉर्म बताइए, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। कहाँ पे है? USA में है, वाशिंगटन DC में है। ओके, चलिए जाक्सा के बारे में आपको बता दिए। जाक्सा क्या है? जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आप समझ गए। 30 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। किस देश की जो समांथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान है उसको संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत, यदि महिला में प्रथम जो कहीं का राष्ट्रपति बनती है, कहीं का प्रधानमंत्री बनती है, तो क्या है कि क्वेश्चन आपसे आते रहता है। ओके, तो आपको याद रखना है, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपको याद रखना है। तो कहाँ की है? तो 31 का डी हो जाएगा, मतलब कहाँ की? इटली का है। 31 का डी मतलब कहाँ की है? इटली का है। जो समांथा क्रिस्टोफोरेसी जो है इटली की यूरोपीय, मतलब इटली की महिला है जिसने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान जो है संभाली है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, किस देश में, मतलब 32 का क्वेश्चन है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया में पहली बार लॉन्च किया जाएगा? तो किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो कहाँ पे? जर्मनी में। 32 का जर्मनी। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया में पहली बार, मतलब क्या है, लॉन्च किया जाएगा पहली बार? तो जर्मनी में। तो जर्मनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका राजधानी कहाँ है? जर्मनी का राजधानी है बर्लिन में। कहाँ पे है? बर्लिन में। और आपको पीछे ही बता दिए उसका मुद्रा का नाम क्या था? यूरो था। उसका मुद्रा का नाम
यूरो था। और आप बताइए अभी नया नया चांसलर बने हैं जर्मनी का, कौन बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन कम से कम आप इतना तो कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो चलिए 32 का ऑप्शन सी है। अब चलिए हम 30 पे आते हैं, 33 पे आते हैं। 33 देखिए, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? कहाँ पे डॉगर बैंक है? तो डॉगर बैंक जो है अटलांटिक महासागर में है। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है। और डॉगर बैंक जो है क्यों प्रसिद्ध है? मतलब आपसे पूछेगा जो डॉगर बैंक है मतलब क्या है? तो डॉगर बैंक जो है, जो यहाँ पे जो मछली पकड़ने का स्थान है, यहाँ पे बहुत सारा मछली पकड़ा जाता है। तो डॉगर बैंक में मछली पकड़ने का स्थान है वो, और कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देख लीजिए। देखिए आपको बताया ना, मत्स्य जो मछली हेतु विश्व विख्यात है। मछली के उत्पादन में मतलब मछली यहाँ से ज़्यादा पकड़ा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के कारण समुद्र सालों भर क्या रहता है? खुला रहता है। ओके, चलिए 34 का क्वेश्चन आते हैं। 34 का क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला जो देश है कौन सा है? तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत है। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था भारत में, ओके, तो 90 करोड़ मतदाता जो थे इसमें मतलब वोट दिए थे। कितना? 90 करोड़। ये आंकड़ा कभी कभी पूछ देता कोई एग्जाम में, तो ये भी देख लीजिए। 17वीं लोकसभा चुनाव में जो मतदाता था भारत में वोट दिए थे 90 करोड़ दिए थे। ओके, और आपको बता दें जो विश्व में जो सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुआ था यदि आपसे पूछे तो अमेरिका में है। और सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो किसका है? भारत का है। सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन है? भारत। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है किसके पास है? भारत के पास है। ओके, उसके बाद देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सूची तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा मतदाताओं की सूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 326 में किया गया है। आर्टिकल 326 में किया गया है। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ देता है रजत क्रांति का, क्या 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 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, तिलहन का, मछली का, दूध का, सब क्वेश्चन पूछेगा। मतलब इसके लिए कौन सा क्रांति आया? तो रजत क्रांति जो है किसके लिए आया था? अंडा के लिए आया था। ओके, और तिलहन के लिए कौन सा? पीली क्रांति आया था। तिलहन के लिए पीली क्रांति, और रजत क्रांति अंडा के लिए आया था। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कौन कौन क्रांति किसके लिए आया था। तो आपको तो पहले ही बता दिए, तिलहन के लिए पीली क्रांति, झींगा उत्पादन, झींगा मछली आप जानते हैं ना, झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। और दूध के बारे में तो आप जानते हैं किसके लिए? श्वेत क्रांति आया था। और आलू के लिए गोल क्रांति आया था। और लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए। ओके, और कृष्ण क्रांति किसके लिए आया था? पेट्रोलियम के लिए आया था। और भूरी क्रांति किसके लिए? उर्वरक के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक के लिए आया था। थोड़ा सा और देख लीजिए, देखिए नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति आया था। ओके, और मत्स्य के लिए नीली क्रांति। और बागवानी के लिए कौन सी क्रांति आया था? तो सुनहरी क्रांति आया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, बागवानी के लिए सुनहरी क्रांति आया था, सुनहरी क्रांति। चलिए 36 पे आते हैं। देखिए 36 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब हम आपको बताएंगे ना तब आप देखिएगा, बोलिएगा हाँ सर बहुत अच्छा बताएं। देखिए, किस राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का मतलब किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन होता है किया जाता है। तो आकलन किया जाता है किसके द्वारा? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रति व्यक्ति आय द्वारा। देखिए ऑप्शन इसका जो 36 का है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। आकलन किया जाता है। ओके, देखिए किसी भी देश की जो आर्थिक विकास दर का जो सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। मतलब प्रति व्यक्ति कितना आय लोग कमाता है वही जो होता है क्या है, जो देश का आर्थिक विकास का जो क्या होता है
सूचक होता है। इतना समझ गए? तो चलिए इसका कुछ इतिहास देखते हैं। जो प्रति व्यक्ति आय है इसकी गणना किसने किया था? तो देखिए, आप ओल्ड मैन का नाम जानते होंगे। ओल्ड मैन कौन? दादा भाई नौरोजी। ओके, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो वो 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय का गणना किए थे। कब? 1868 ईस्वी में। जब हम आधुनिक भारत पे आएंगे ना, आधुनिक भारत का इतिहास से स्टार्ट करेंगे तो हमको दादा भाई नौरोजी के बारे में पूरा बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आईएनसी के बारे में आप जानते होंगे। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे। कब कब किए थे? 1886 में किए थे, 1885 में स्थापना हुआ था, और 1 साल बाद जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1886 में किए थे। उसके बाद 1893 में किए थे। कहाँ पे? लाहौर में किए थे। और 1906 में किए थे। तो 1906 में कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। और 1905 में कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आप समझ गए इनके बारे में। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ देगा आपको। जो लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ही किए थे। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे? 1865 ईस्वी में किए थे। तो इतना फ्रेंड्स इनके बारे में आप जान गए। उसके बाद देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, कौन है केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली। तो दिल्ली में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला है ना। दिल्ली में पैसा कमाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में यदि आपसे पूछे जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसका है, तो किसका है? दिल्ली का है। और यदि राज्य में पूछे तो कौन है? गोवा है। राज्य में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। और यदि आपको यदि प्रति व्यक्ति आय में पूछे सबसे सबसे कम आय किसका है, तो बिहार है। कौन है? बिहार। ओके, और उसके बाद देखिए, विश्व में यदि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पूछे तो कौन सा देश है? कतर। कौन? कतर। ओके, तो इतना फ्रेंड्स आप जान गए 36 का ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी। तो 37 पे आते हैं। 37 का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन 37। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो किसे कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम आपको मौलिक अधिकार बताएंगे ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक, तब बताएंगे आपको भाग 3 में। कौन है? भाग 3 में बताएंगे मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। ओके, तब देखिए हम बताएंगे अब जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तब। तो जो ऑप्शन इसका सी है। और आर्टिकल कौन सा है? जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा कहा कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। ओके, तो 37 के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, आपको बताया ना, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ओके, भारतीय संविधान में जो अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और आर्टिकल आपको बता दिए 32 में है। ओके, उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। कितना रिट? 5 रिट। ओके, और यह 5 रिट जो होता है मौलिक अधिकार के हनन होने पर निकाला जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो जो है 5 रिट को क्या करता है? निकालता है। ओके फ्रेंड्स, तो 37 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 38 पे आते हैं। 38 का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंसुलिन जो है इंसुलिन से स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? तो अग्नाशय। इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। ओके, अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से डायबिटीज और मधुमेह नामक रोग होता है। तो आपसे साइंस का क्वेश्चन में पूछ देगा इंसुलिन की कमी से क्या होता है? जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज और जो मधुमेह होता है वो रोग होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, यदि इंसुलिन का अधिकता हो जाएगा तब क्या होगा सर? यदि कमी हो गया इंसुलिन का तो डायबिटीज और मधुमेह होगा। लेकिन यदि इंसुलिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो जो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है यदि इसकी अधिकता से। और इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज और मधुमेह होता है। तो इतना याद रख लीजिएगा आप फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद देखिए, जो
जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ओके, इतना याद रख लीजिएगा। और वो जो पित्त होता है, पित्त का स्राव यकृत से होता है और कहाँ पे जमा होता है, जो पित्ताशय, उसको इंग्लिश में जो गल ब्लेडर बोला जाता है। ओके, उसके बाद देखिए यकृत जो है, यकृत मतलब लीवर इंग्लिश में बोलते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। ओके, और इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी होता है। तो इतना याद रख लीजिएगा आप। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आते हैं 39 के क्वेश्चन। 39 का क्वेश्चन है शर्करा में पाया जाता है, तो शर्करा में क्या पाया जाता है, शर्करा में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज का जानते हैं सूत्र C6H12O6, तक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना आप समझ गए ना फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। देखिए आपको बता दिए शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। इतना समझ गए फ्रेंड्स। चलिए ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का आपको सूत्र बता दिए ना, आता है C6H12O6। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए, इतना नोट कर लीजिए कॉपी में। यह जो है कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ओके, उसके बाद देखिए शर्करा के कई रूप होते हैं। कौन कौन रूप होते हैं, देखिए फल शर्करा होते हैं, दुग्ध शर्करा होते हैं और बहुत सारे शर्करा होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यकृत जो है अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो यकृत जो लीवर है, शर्करा को जो अतिरिक्त शर्करा आप में पाया जाता है, मात्रा से अधिक पाया जाएगा, तो उसको किस में परिवर्तित कर देता है, तो ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ओके, उसके बाद देखिए सुक्रोज जो है घरेलू शर्करा का, जो शर्करा है उसका वैज्ञानिक नाम है। तो घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम क्या है, सुक्रोज है। ओके, और फलों की शर्करा, जो फलों की शर्करा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको फ्रक्टोज कहते हैं। तो आपसे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज में रहता है, सर सुक्रोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है। देखिए सुक्रोज जो है घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है। ओके, और फलों का शर्करा होता है उसको क्या कहा जाता है, फ्रक्टोज बोला जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। शर्करा में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, सुक्रोज और फ्रक्टोज में जो अंतर बताए हैं वो याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आप तो याद बहुत किए होंगे सर, रिकेट्स होता है, उसमें हड्डी जो है कमजोर हो जाता है। जो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है क्या होता है, धूप होता है। लेकिन इसमें तो रिकेट्स का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है? तो क्या होगा, देखिए सूखा रोग। ओके, बेरी बेरी B12 की कमी से हो जाता है, आप तो समझते हैं। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है, इतना आप समझते हैं। तो इसका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना समझ गए। और आपको बता दें विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। तो आप सभी जितना भी विटामिन है, विटामिन A B C D, उसके बाद ई हो गया, के हो गया, तो ये सब का आपको क्या करना है, रासायनिक नाम आपको जानना है। उसके बाद कौन सी बीमारी होती है वो आप देख लीजिए, और उसका वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद उसका जो कौन कौन सा फल खाना चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए ये सब। ओके, तो देखिए आपको तो बता दिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से सूखा रोग होता है। और देखिए बेरी बेरी आपको B12 बताया, नहीं नहीं B1 होता है, सॉरी, विटामिन जो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। ओके, और स्कर्वी रोग से होता है विटामिन सी होता है। देखिए विटामिन बी और सी के बारे में आपको बताए हैं, पिछला वीडियो आप लेक्चर देखिएगा। ओके, वो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए सूखा रोग जो होता है हड्डियों का रोग है, जो प्रायः बच्चों में होता है। तो सूखा रोग क्या है, हड्डियों का रोग है, जो कि प्रायः बच्चों में होता है। आपको पता है ना, रिकेट से बोलते हैं उसे, क्या होता है बच्चों का जो मतलब हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ओके, देखिए इस रोग के कारण हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, परिणामतः पैरों में टेढ़ापन और मेरुदंड में आसन मोड़ आ जाता है। ओके, उसके बाद देखिए विटामिन डी का आपको तो रासायनिक नाम बता दिया, क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ओके, इतना बता दिए थे।
तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम जो 20 क्वेश्चन आता है उसको क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, और क्या है कि इसी तरह जो टेस्ट श्रृंखला है, अभी हम ये टेस्ट सीरीज कितना है, 7 है, तो 8 आएगा, 9 आएगा, मतलब इसी तरह आपको आते रहेगा, जब तक एग्जाम है आते रहेगा। तो पूरा आपको तैयारी किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा तैयारी, तो स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा फ्रेंड्स को भी बताइए। आप यदि DRDO का फॉर्म भरे हैं तो यहाँ से आप तैयारी करिए, यहाँ भी क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज उसको बनाते रहिए। जैसे में SSC के लेवल का है ना, तो क्या है कि SSC का जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थोड़ा रीजनिंग बनाइए, GK GS सॉल्व कीजिए, तो ये कीजिए। ओके, क्या है कि देखिए, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे रामबाण उपाय क्या है, सबसे रामबाण उपाय है आप प्रीवियस ईयर कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करके जाइए। कितना, 10 साल का। तो 10 साल का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाना है। ये नहीं कि नहीं सर ठीक है 2 साल का बना लिए, पढ़ लिए। देखिए, थ्योरी पढ़िए, ठीक है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर भी पढ़िए। और प्रीवियस ईयर किसका है, जो एग्ज़ाम जो आप देने जाते हैं तो उसका देखिए, क्योंकि इससे आपको आपको जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा तो आप वो अनुसार आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार और आपको बता दें, इस पे GK GS, रीजनिंग, इंग्लिश और अभी मैथ का भी सेशन जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो ये लगातार आते रहेगा। एक दिन में देखते हैं, आप तो देखते ही हैं जो 2-3 वीडियो आते ही रहता है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आते रहेगा, तुगलक वंश तक हो गया है, अब सैयद वंश आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।